नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। उत्तराखंड के लिए भी खुला पिटारा, राज्य को मिला विशेष राहत पैकेज। बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक। उत्तराखंड को नजरअंदाज करने का आरोप, बोले नहीं पूरी हुई उम्मीदें। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। दून मेडिकल कॉलेज में तेज हुई तैयारी, नई तकनीक से मरीजों को मिलेगी सुविधा। रुड़की के लिबरहेड़ी पर दिखा कावड़ियों का तांडव। ये रिक्शा चालक से विवाद के बाद तोड़ा वाहन, पुलिस के रोकने पर भी नहीं माने कावड़िए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया गया, जिसमें आम लोगों को ध्यान में रखते हुए कई ऐलान किए गए हैं। आम बजट में उत्तराखंड के लिए भी पिटारा खोला गया है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा? उत्तराखंड के लिए भी खुला पिटारा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। इसमें आम जनता को ध्यान में रखते हुए कई ऐलान किए गए। वहीं उत्तराखंड के लिए भी केंद्र सरकार ने अपना पिटारा खोला है। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र किया गया हो। अब उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर केंद्र सरकार मदद करेगी, जिसका स्वागत किया जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर बजट पेश में क्या चीजें सस्ती की गई और क्या महंगी। सोना चांदी सस्ता हुआ है, मोबाइल चार्जर सस्ता हुआ है, प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी है, इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती हुई है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं, फिश फीड पर ड्यूटी घटी है, सिगरेट महंगी हुई है, देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे, प्लास्टिक सामान का आयात शुल्क बढ़ा है, पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से ऐलान किया गया है। जेडीयू और टीडीपी शासित प्रदेशों के लिए पिटारा खोला गया है। आम बजट को लेकर मुख्यमंत्री का रिएक्शन सामने आया है। सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया है। सीएम धामी ने कहा कि आम बजट में दूरदर्शी और समावेशी सोच नजर आती है। सीएम ने कहा कि इस बजट में पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में जो विस्तार दिया है, उससे उत्तराखंड को विशेष फायदा होगा। वहीं सीएम ने उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज दिए जाने पर केंद्र का आभार जताया है। जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। केंद्रीय बजट के रूप में यदि मैं कहूँ तो ये बजट पूरी तौर पे जो हमारा विकसित भारत का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो उनकी सोच है, उसको आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने इस बजट में हर वर्ग को साधने का काम किया। आपको याद होगा पिछली बार जब हमने बजट रखा तो ज्ञान शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था। उसी रूप में उन्होंने इस बजट में भी उन सबको पूरी तरह से उनके लिए साधने का काम किया है, उनके कल्याण के लिए काम किया है। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आम बजट को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर योजना पर सकारात्मक फैसला लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्ण बजट 2024 को बीजेपी साल 2047 डेवलपमेंट का बजट नाम दे रही है, लेकिन ये इसके उलट है।
देखिए, फंड देना अलग बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का जो लेखा जोखा है वो किसी को मिलता नहीं। वो बड़ा चिंता का विषय है। जो फंड आ रहा है वो हमको पूरा हमारे को मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसकी हम जांच नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमको बड़ी उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन बहाली पे कुछ ना कुछ चर्चा को उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। हमको उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को कैंसिल किया जाएगा या उस पर कुछ संशोधन किए जाएंगे, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। सपना दिखाया गया है 2047 का, ताकि अब लोग बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख की बात ना करें, मेक इन इंडिया की बात ना करें। तो 2047 तक का छुट्टी मांग ली आप सबसे कि ना प्रेस मीडिया कुछ पूछ सके, ना विपक्ष कुछ कह सके। तो ये केवल और केवल आंख में धूल झोंकने का है, और ऐसा सपना दिखाया गया है जो शायद ही कभी पूरा हो सके। इस महीने के आखिरी में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। बता दें कि सीएम धामी बैठक में शामिल होने से पहले होमवर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ नीति आयोग में आने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की। सीएम धामी का कहना है कि राज्य हित में जो भी प्रस्ताव बेहतर होगा, नीति आयोग की बैठक में उन प्रस्तावों को रखा जाएगा। क्योंकि नीति आयोग भारत सरकार का एक विकास को तय करने के लिए, विकास का आयोजन करने के लिए एक प्रमुख हमारा केंद्र है। तो वहाँ पर हम एक पहले से भी हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं, और इस बार अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ बैठक करी है। तो हम और कौन कौन से निवेदन वहाँ पर कर सकते हैं, उन निवेदनों पर भी आज हमने चर्चा की है। और निश्चित रूप से राज्य को जिससे अधिकाधिक विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी लाभ हो सकता है, वो लाभ हम वहाँ पर मिले, उसके लिए प्रयास करेंगे। उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही दून मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। आखिर क्या होती है रोबोटिक सर्जरी, इस रिपोर्ट से समझिए। देहरादून वासियों के लिए अच्छी खबर, जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, मरीजों के लिए होगी आसानी। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रोबोटिक सर्जरी एक आम बात हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार किसी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है। दरअसल रोबोटिक सर्जरी तब होती है जब सर्जन ऑपरेशन करने के लिए रोबोटिक डिवाइस का यूज करता है। इस डिवाइस में एक रोबोटिक हाथ होता है जो छोटे सर्जिकल उपकरणों को पकड़ सकता है। ऑपरेशन के समय सर्जन कंट्रोलर और एक व्यूइंग स्क्रीन का उपयोग करके रोबोटिक हाथ चलाता है। रोबोटिक सर्जरी का मरीजों को बड़ा फायदा मिलता है। इस सर्जरी के बाद मरीज को रिकवरी के दौरान कम दर्द होता है, संक्रमण का खतरा भी कम होता है। सर्जरी के बाद अस्पताल में कम समय के लिए रुकना पड़ता है। देखिए, रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये होता है कि जो हमारे हाथ के कोण बनते हैं, वो रोबोटिक सर्जरी में उनकी जो आर्म होती है उससे उनको चीज़ों को जगह पहुंचा जा सकता है जहां पर नॉर्मली नहीं पहुंचा जा सकता। तो कठिन सर्जरी में इसके लिए बहुत बड़ा इसका रोबोटिक सर्जरी का योगदान होता है। इसी दिशा में क्या हुआ, सैटरडे को हैंड हेल्ड रोबोटिक जो उससे पहले का स्टेज है उसका मशीन का डेमो हुआ था। तो उस मशीन को सारे जो सर्जन हैं, हल्द्वानी से भी हमारे कुछ पीजी रेजिडेंट और कंसल्टेंट आए थे, तो उनके साथ तो देखा गया। हालांकि अभी लाइव सर्जरी तो परफॉर्म नहीं की गई है, लेकिन निकट भविष्य में उम्मीद है कि हाँ, हैंड हेल्ड रोबोटिक का से लाइव सर्जरी की जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी के लिए हाल ही में एक डेमो किया गया। इस डेमो के बाद अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ये सेवा दून अस्पताल में शुरू हो जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी की डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, जिसमें एक हैंड हेल्ड रोबोटिक सर्जरी के लिए इक्विपमेंट आए थे। तो बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे पास मिल जाएंगे। तो इससे बहुत जो बारीक सर्जरी होती है, जहाँ पर बहुत फाइन एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। आगे में वैसे भी इस तरह का ज़माना आता जाएगा कि हम लोग रोबोटिक सर्जरी की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब ईदून के पास रोबोटिक सर्जरी आ जाएगी तो मरीजों को काफ़ी इसमें फ़ायदा, हीलिंग जल्दी होती है, और डॉक्टर्स को भी इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करने में हेल्प मिलती है।
दून अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी का शुरू होना पूरे उत्तराखंड के लिए नया अनुभव होगा। बहरहाल देखना होगा कि कब तक दून मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू होती है और मरीजों को इसका कितना फायदा मिलता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। लगातार हो रही बरसात की वजह से शहर में यहां पर आपको बता दें कई बीमारियां भी फैलने का डर लोगों को सताने लगा है। नगर निगम मौजूदा स्थिति को भांपते हुए शहर में जल निकासी और एंटी लार्वा छिड़काव के साथ फॉगिंग करवा रहा है। उधर लोगों को आसपास साफ सफाई रखने के लिए भी अपील की जा रही है। गदरपुर में खस्ताहाल रोड को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमिता भुल्लर ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें कि भुल्लर ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से पंतनगर सिडकुल मुख्य मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंतनगर सिडकुल मुख्य मार्ग पर हर रोज तमाम ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर गुजरते हैं। भारी वाहन होने की वजह से सड़कें खराब हो रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन सड़क को मरम्मत कराने की जहमत तक नहीं उठा रहा। पहले तो जैसे मुख्यमंत्री के बयानों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पैसों की कमी नहीं है। वाकई में इस प्रदेश में अगर पैसों की कमी नहीं है, बिल्कुल किसी माफिया के लिए पैसों की कमी नहीं है। खनन माफिया लगातार फल फूल रहा है, नकल माफिया फल फूल रहा है, भू माफिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। तो ये माफियाओं का राज है। माफियाओं के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आम जन के लिए एक अगर छोटी जो सड़क है उसकी पैचिंग भी तब होती है जब किसी मासूम की किसी की जान चली जाती है। ये दुख की बात है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि सरकारों में क्यों बैठे हैं। हमारे गदरपुर के विधायक हैं, वो छाती ठोक के कहते हैं कि मैं 5 बार का विधायक हूं। 5 बार के विधायक की उनकी उपलब्धि है कि उनके राज्य में दर्जनों लोग इस रोड में गड्ढों की वजह से शहीद हो गए। मैं उनको शहीद कहने का काम करूंगा। और मुझे तो लगता है अगर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अधिकारियों के ऊपर और क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। उत्तरकाशी के बड़कोट में सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में खाली बर्तन लेकर ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर जुलूस निकाला। वहीं तहसील परिसर में पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पेट्रोल पंपिंग योजना के स्वीकृति की मांग की और जानकारी के मुताबिक यहां पेट्रोल की समस्या को लेकर लोग 48 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह रावत 8 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। मैं सुषमा रतूड़ी वार्ड नंबर 6 से हूँ और आज हमने यहाँ पर मातृशक्ति ने मिलकर एक जुलूस निकाला है, जिसमें हमारी बड़कोट पंपिंग जल योजना के तहत इस जुलूस को निकाला है और उसमें सरकार से मांग की है कि वो हमारी ये जो पंपिंग जल योजना है उसकी स्वीकृति प्रदान करें। अभी हमने 4 मांगे जो रखी हैं उन पे हमें स्वीकृति चाहिए और वो भी लिखित स्वीकृति चाहिए। रुड़की में कांवड़ियों का तांडव देखने को मिल रहा है। बता दें कि कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई करने के साथ ही रिक्शे को तोड़फोड़ उसके साथ किया गया। वहीं रिक्शे की बैटरी भी लूट ली गई। हैरानी की बात है कि पुलिस कर्मियों के रोकने के बाद भी कांवड़िए नहीं माने। बता दें कि घायल रिक्शा चालक और कांवड़ियों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामला मंगलौर के लिबरहिड़ी मार्ग का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। उत्तराखंड के लिए भी खुला पिटारा, राज्य को मिला विशेष राहत पैकेज। बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक। उत्तराखंड को नजरअंदाज करने का आरोप, बोले नहीं पूरी हुई उम्मीदें। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। दून मेडिकल कॉलेज में तेज हुई तैयारी, नई तकनीक से मरीजों को मिलेगी सुविधा। रुड़की के लिबरहिड़ी पर दिखा कांवड़ियों का तांडव। ये रिक्शा चालक से विवाद के बाद तोड़ा वाहन, पुलिस के रोकने पर भी नहीं माने कांवड़िए।